प्यारे बच्चों, नमस्कार। पाठ नंबर 1 पादप में पोषण के पहले भाग में अभी तक हमने पढ़ा है पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण और बाकी जो पोषण की विधियां हैं उन्हें भी पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भी कुछ खाद्य संश्लेषण होता है। अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बच्चों, आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में 78% पाई जाती है, लेकिन पौधे जो है इसका सीधे रूप में अवशोषण नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगिक यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त का मतलब मिला देना, छोड़ देना। यह विलेय क्या होता है? जो घुल जाता है, पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, पौधे उसको सीधे रूप में नहीं ले सकते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जो उस नाइट्रोजन का शीतलीकरण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। देखिए बच्चों, कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे संश्लेषण नहीं कर सकते किसका? भोजन का। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। बच्चों, यहाँ क्या है कि आपको पता है कि पौधों में क्लोरोफिल होता है, लेकिन मनुष्य के पास कोई क्लोरोफिल नहीं है, कुछ अन्य जंतु के पास क्लोरोफिल नहीं है। तो वो इस प्रकार से वो किस पर निर्भर कर रहे हैं? वो पौधों पर निर्भर कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है उसको हम विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। इसके बाद चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। चित्र 1.5 कौन सा है? ये देखिए, चित्र 1.5 है, इसको ध्यान से देखिए। ये चित्र 1.5 परपोषी पादप पर अमरबेल। ये आपको जो पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं? अमरबेल। ठीक है, अमरबेल ये पौधे के ऊपर, जिस पेड़ के ऊपर लिपटती है उसी से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो ये क्या है?
ध्यान से देखिए, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी हुई रस्सी नुमा यानी कि रस्सी की तरह पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है, यानी कि अमरबेल का पौधा है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित का मतलब जिस पर ये चढ़ी हुई होती है, जिसके ऊपर ये लिपटी होती है। जिस पर ये आरोहित होती है यानी कि जिसके ऊपर ये चढ़ी हुई होती है, वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें हम परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करे, अर्थात जिसके ऊपर वो रहते हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। तो आपने एक उदाहरण पढ़ा परजीवी का, कौन सा उदाहरण? अमरबेल। ठीक है, आगे देखिए अब। क्या हम एवं अन्य जंतु एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखो आगे। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी परजीवी हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, यानी कि उनको खाते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विषयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े के घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम क्या होते हैं? छोटे छोटे धागे जैसी संरचना जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, यानी कि नीचे की तरफ होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोगों के बीच फंस जाता है, रोमों के बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, यानी कि कीटों को खाने वाले पौधे। वीनस फ्लाईट्रैप और सेंड्यू ये कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, भूजो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? बच्चों, मैं आपको वो चित्र दिखा देता हूँ। एक बार चित्र देखिए ध्यान से। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसे हम घटपर्णी कहते हैं। घटपर्णी पादप है ये, ठीक है। इसकी संरचना घड़े के जैसी होती है। ये भाग देखो, ये जो पत्ती का एक रूपांतरित भाग होता है जो कि एक घड़े जैसा होता है। जब कोई भी कीट आता है तो वो इसके अंदर घुस जाता है और ये ढक्कन जो होता है वो उसके ऊपर लग जाता है। फिर अंदर जो है वो पाचक रस के द्वारा उस जीव को अपघटित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और उसका शिकार कर लेता है। इसको हम घटपर्णी कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। तो बच्चों, आपने यहाँ तक सीखा है कि भाई परजीवी क्या होते हैं और किस प्रकार से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
अगले वाली वीडियो में मैं आपको मृतजीवी के बारे में बताऊंगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।